कहानी की शुरुआत होती है सन 2054 से, जहां हम मिकी को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है क्योंकि वो एक बहुत गहरे बर्फीले गड्ढे में गिर गया। कहता है यार मैं बच कैसे गया, हद है, मेरी हाईटेक घड़ी भी टूट गई और मेरा थर्मल लिक्विड भी फट गया। मुझे तो 2 टुकड़ों में टूट जाना चाहिए था या नीचे गिरते ही मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। धीरे धीरे ऐसे आइसक्रीम बनने से तो वही अच्छा होता। अब ये बातें वो हमसे कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ एक जहाज आता है जिससे उतरता है टीमो नाम का एक आदमी जो कि मिकी का दोस्त है, जिससे वो मदद की गुहार लगाता है। कहता है ले जा यार, मुझे यहाँ से ले जा। टीमो पूछता है क्या यार तू अब तक मरा नहीं, और नीचे उतर कर आता है जहाँ मिकी की फ्लेम थ्रोवर पड़ी थी। कहता है यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अब तक सही सलामत है, एक भी खरोच नहीं आई। सही रहा मैं यहाँ तुझे देखने आ गया, अब मैं इसको वापस जमा कर दूंगा और मुझे एक वक्त ज्यादा का खाना मिलेगा। तू गुस्सा तो नहीं होगा ना अगर मैं इसे ले जाऊं तो? और यार देख ये रस्सी है ना थोड़ी सी छोटी है, यहीं तक आ सकती है, तो बता अब मैं क्या करूं? मिकी कहता है चिल कर यार, मेरी धीरे धीरे आइसक्रीम ही तो बन रही है। मुझे लगता है तुझे जोखिम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यार कुछ नहीं पता ये बर्फ का पहाड़ कब गिर जाए और तुझे भी मेरे साथ समेट ले। जिस पर टीमो उसे ये बोलकर कि अपनी मौत के मजे ले वहां से चला जाता है, जिसके वहां से जाते ही आते हैं उस बर्फीले प्लेनेट पर रहने वाले एलियन, जिन्हें देखकर मिकी कहता है ये बड़ा वाला तो शायद मुझे एक ही बार में निकल जाएगा। चलो अच्छा ही होगा धीरे धीरे ठंड में आइसक्रीम जमने से तो। और तभी बर्फ टूटती है और वो बड़े वाला एलियन घिसड़ता हुआ अपने मिकी के ऊपर आ गिरता है। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी चली जाती है 4 से 5 साल पीछे। मिकी बताता है जब मैं पृथ्वी पर था तब मेरा वही दोस्त टीमो जो मुझे मरता हुआ छोड़कर मेरी फ्लेम थ्रोवर उठा ले गया था, उसने मुझसे कहा कि यार बर्गर की दुकान खोलना ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ठेले पर आजकल कमाई दबा कर होती है। अब मैं भी अखंड फुनतिया था जो उसकी बातों में आ गया। हमने एक बहुत बड़ा मोटा लोन लिया, वो भी एक ब्लैंक नाम के आदमी से जो कि बहुत खूंखार किस्म का था, जिसका ब्याज दर भी कुछ कम नहीं था हमारी कांच निकालने के लिए। आगे होना क्या था, कुछ नहीं, हमारी बर्गर की रेहड़ी नहीं चली, लोन के पैसे के साथ साथ हम ब्लैंक को ब्याज भी नहीं लौटा पाए, जिसके चलते हमें धर दबोचा गया। वहीं एक और आदमी था जिसने ब्लैंक से लोन लिया था और वो भी हमारी ही तरह पैसे नहीं लौटा पाया था, जिसके चलते ब्लैंक का एक आदमी उसे अपनी बिजली वाली आरी से जिंदा ही काट देता है, जिस सब की ब्लैंक रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे इस तरह के खून खराबे को बार बार देखना बहुत ज्यादा पसंद था। तभी ये भड़वा हमसे कहता है कि दी गई डेडलाइन तक हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें धरती के किसी भी कोने से खोज निकालेंगे। इसीलिए हमने फैसला कर लिया कि बीहनीचो हम धरती ही छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ रहने का कोई कारण भी नहीं बनता क्योंकि ना तो मेरा कोई परिवार है ना कोई मुझ पर निर्भर है। तो मैं कॉलोनी एक्सपीडिशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, जो कुछ खास नहीं था, बस एक कंपनी लोगों को दूसरे ग्रह की खोज में ले जा रही थी, ये देखने के लिए कि वहाँ जीवित बचा जा सकता है या गींड बचाकर वहाँ से भागना पड़ेगा। खैर मैं अकेला तो था नहीं, लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, जो देखकर मुझे लग रहा था कि मेरा ग्रह धीरे धीरे भसूड़ी के खेत में जाने की कगार पर है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी लोग थे सब गरीब विहीन के लिंड थे क्योंकि सबको ज्यादातर पैसों की ही तंगी थी। इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे दादा अहंकारी जो कि कांग्रेस के मेन लीडर थे, जैसे अपना लुल गांधी। और तो और सेम वैसे ही ये भी 3 बार बुरी तरह इलेक्शन में हार चुका है, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना इस एक्सपीडिशन को ही लीड करके मैं एक नया इतिहास रचूं और अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवाऊं। क्योंकि वैसे तो ये और किसी काम का तो था नहीं, भाषण इसे ढंग से देना नहीं आता था, जिसमें हमेशा उसके पिछवाड़े में घुसी रहने वाली वाइफ येल्फा उसकी मदद करती थी कि बेबी अब तुझे ये बोलना है, अब तुझे वो बोलना है। खैर मैं इतना बड़ा गिंडू का पट्टा था कि मैंने प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म पढ़े बिना ही एक्सपेंडेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे एक्सपेंडेबल कुछ तड़कता भड़कता सा नाम लगा। जब काउंटर वाली ने मेरे फॉर्म पर एक्सपेंडेबल लिखा हुआ पढ़ा तो वो चौंक कर लट हो गई और उसने तुरंत किसी के पास फोन मिला दिया। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे दोस्त टीमो ने फाइटर पायलट के लिए अप्लाई किया है। अब काउंटर वाली ने जिसके पास फोन किया था वो थी उच्च स्तर की सेक्सी अधिकारी, जिसने मुझसे पूछा तूने फॉर्म पढ़ा था? मैंने कहा हाँ पढ़ा था। और फिर उसके बाद वो मुझे एक लैब जैसी जगह पर लेकर गई। बताती है तूने सचमुच बहुत कठिन काम चुना है, ये हमारा डस्टबिन है जहाँ पर हम अपने अंतरिक्ष यान के कचरे को फेंकते हैं, जैसे कि सेब के छिलके, मुर्गियों की हड्डियां, सड़े हुए अंडे, मरे हुए
हुए इंसानों का शरीर और लैट्रिन बाथरूम तो आम बात है, तुझे पता ही है। और ये जो मशीन है ना, ये बहुत बड़ी प्रिंटर मशीन है जिसमें से निकलता है मनुष्य के शरीर का कच्चा माल। एक बार अगर तुम मर जाते हो तो हम तुम्हें दोबारा इस मशीन से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 20 घंटे का समय लगता है। और फिर तुम्हारी मेमोरी जिस पेन ड्राइव में स्टोर होती है, उस पेन ड्राइव से वापस तुम्हारे दिमाग में डाल दी जाती है। इसके बाद मुझे अजीब से तारों से बने हुए कपड़े पहनाकर उस मशीन में डाल दिया जाता है ताकि मेरी बॉडी को स्कैन कर लिया जाए और जब भी मैं मरूं सेम टू सेम मेरे शरीर को कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। ये स्कैनिंग वाला काम मुझे हर हफ्ते करना था ताकि मैं कुछ भी भूलूं ना और मेरे शरीर में और मेरी यादों में जो बदलाव आए वो नए शरीर में जो के तो पेस्ट कर दिए जाएं। स्कैनिंग वाला काम पूरा होने के बाद उस माल अधिकारी ने अपनी बंदूक निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। बोली, इसे अपने सर पर रख और ठोक दे अपने आप को। यही है तुम्हारा एक्सपेंडेबल बनने का टेस्ट। अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया तो तुम एक्सपेंडेबल बन जाओगे। अब मेरी भयंकर वाली फटी थी। घोड़ा, मैं भला इस चमेली की बातों में आकर खींचू तो खींचू कैसे? बोली, तुझे मरने की आदत डालनी होगी, यही है भड़वे तेरा काम। इसके बाद हमारी शिप, जिसका नाम ठेला परिवार था, वो लाखों लोगों को लेकर मेरी पीली पीली नाम के प्लेनेट की तरफ निकल पड़ती है, जिसमें 4.5 साल का समय लगना था। अब आप लंबे समय तक अंतरिक्ष यान में रहते हो तो खाना ही सब कुछ होता है, जिसमें मैं जैसे ही 1 या 2 कैलोरी भी एक्स्ट्रा लेता हूँ तो साला कंप्यूटर तभी बोल पड़ता है कि गिनवे, तूने 8 कैलोरी ज्यादा ली है, वापस रख। आज मेरा यहाँ कैंटीन में पहला दिन था और ये पूरी जगह घटिया खाना खाने वाले लोगों से भरी पड़ी थी। वहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल सब कुछ पिन ड्रॉप साइलेंस था। और तभी वहाँ आता है दादा अहंकारी और उसकी वाइफ येल्फा, जो हमेशा उसके पिछवाड़े में घुसी रहती थी, जिन्हें देखकर ज्यादातर गधे लोग दबा दबा कर तालियां बजा रहे थे। और तभी मैंने उसे देखा, काली रसमलाई। ये पहली बार था जब मैंने काली रसमलाई को देखा। उसने भी मुझे देखा और अपने पास अपनी टेबल पर बुला लिया। फिर उसने मुझे अपना कुछ बचा कुचा खाना खाने को दिया, जिसे खाकर मेरा मन मोहित हो गया। और फिर मैंने पूरी रात उसके गर्म तालाब में गोता लगाया। क्या शिद्दत वाला मजा आया, बता ही नहीं सकता। इधर वो चुनतिया दादा अहंकारी भाषण दे रहा था, जिसका भाषण उसकी बीवी की तरह ही वाहियात था। कहता है, हमें जितना हो सके अपनी कैलोरी को वेस्ट होने से बचाना है। क्या तुम्हें पता है खेत में मजदूरी करने से एक बारी में 100 कैलोरी बर्न होती है, जो ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि किसी का लंबा चलता है तो कोई शीघ्र पतन का मारा होता है। इसीलिए मैं अपने जहाज ठेला परिवार पर सभी के लिए खेत में मजदूरी करने पर बैन लगाता हूँ, जिस बैन को हम मेरी पीली पीली प्लेनेट पर पहुँचने के बाद हटा देंगे और सभी को भरपूर खेत में मजदूरी करने की खुली छूट दी जाएगी, ताकि हम वहाँ पर इंसानों की इस गंदी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। हम अपना गंदा बीज उस पूरे प्लेनेट पर बो देंगे। अब दादा अहंकारी ने पूरे शिप पर 6 को बैन कर दिया था, पर हमें उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं काली रसमलाई के साथ बहुत खुश था। हर दिन हम ड्राइंग बना बनाकर प्लान बनाते थे कि आज कैसे कैसे करेंगे। सच बताऊं तो अगर काली रसमलाई नहीं होती तो वो 4.5 साल 40 साल जैसे लगने थे मुझे। सबसे अच्छे समय में वो मेरे साथ तो थी ही थी, साथ में बुरे समय में भी मेरे साथ थी। जब मेरे ऊपर गैस से एक्सपेरिमेंट किया गया और मैं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहा था, तब भी वो मेरे साथ थी। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे उसका सोलमेट मिल जाए, पर मैं था, जो कभी नहीं हुआ होता अगर मैं इस ठेला परिवार पर नहीं चढ़ा होता। वैसे तो इस जहाज पर निहायती बेवकूफ भरे पड़े थे, जो काली रसमलाई के ड्यूटी पर जाते ही मेरे आगे पीछे घूमने लगते, पूछते, बता भाई तुझे मरने पर कैसा लगता है, जो सब रसमलाई को कभी पसंद नहीं था, जिसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ पंगा करती और मेरे राशन को साला आधा कर दिया जाता। मुझ पर जब भी ये काय नाम की लड़की लाइन मारती, मुझे अपनी देने की कोशिश करती, तभी रसमलाई बीच में आ जाती और उसका प्रोग्राम वहीं समाप्त कर देती। मुझे हर दिन खतरनाक से खतरनाक मिशन दिए जाते। मुझे अब लगने लगा था कि मैं भी टीम का हिस्सा हूँ, जिसमें मुझे स्पेस से बाहर भेज दिया जाता, ये देखने के लिए कि सूरज की विकिरणें कितनी ताकतवर हैं, ये देखने के लिए कि मेरा सूट पंचर होने पर मैं कितने समय तक जिंदा रहता हूँ। मुझे गाड़ियों के क्रैश टेस्ट में डमी की जगह बैठा दिया जाता, ये देखने के लिए कि टक्कर लगने पर मेरा क्या क्या टूटता फूटता है, क्या मैं बच पाता हूँ या नहीं। यहाँ तक कि साले दस्त रोकने की दवाई का भी मुझ पर ही ट्रायल करते थे, वायग्रा का एक्सपेरिमेंट भी मुझ पर ही करते थे और ना जाने क्या क्या। जल्द ही 4 साल का समय पूरा हो गया और हमारा ठेला परिवार प्लेनेट मेरी पीली पीली पर लैंड हो गया, जहाँ लैंड होते ही मुझे बाहर भेज दिया गया, ये देखने के लिए कि वहाँ कौन कौन से अनजान वायरस है जिससे लोगों की जान जा सकती है। क्या हम मेरी पीली पीली प्लेनेट की हवा में बिना सूट के सांस ले सकते हैं कि नहीं। अब जैसा कि वैज्ञानिकों को शक था कि हवा में कोई वायरस है, उसने मेरी कहकर मारी, वो भी एक बार नहीं कम से कम 10 बार मारी। टोटल अब तक मुझे 16 बार कॉपी पेस्ट किया गया और फाइनली वो वैक्सीन मेरी वजह से बना ली गई, जिसकी मदद से इंसान अब मेरी पीली पीली प्लेनेट पर बिना हेलमेट के खुली हवा में सांस ले सकते थे। ये गंदी घटिया मानव जाति को दिया गया मेरा सबसे महान उपहार था। मुझे लैब के चूहे की तरह बार बार इस्तेमाल किया गया, पर चलो कोई बात
बात नहीं, ये मेरा काम ही तो था। अब यहाँ पर लोगों का एक ही काम था, रहने लायक बिल्डिंगों का निर्माण करना, जितना जल्दी हो सके फसलें उगाना, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, पूरे प्लेनेट पर कब्जा करना, धर्म का प्रचार करना। एक दिन मुझे एक खोजी दल के साथ भेजा जाता है, जिसमें हम एक बर्फीली गुफा में घुसते हैं। वहाँ हमारा पहली बार उस प्लेनेट पर रहने वाले एलियनों से सामना होता है, जिसमें सभी घबराकर इधर उधर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके चलते एक जेनिफर नाम की लड़की बर्फ के नीचे दबकर अपना दम तोड़ देती है। जो बात जब दादा अहंकारी को पता चलती है तो वो मुझ पर बहुत भड़कता है। कहता है, भीड़ के लिंड बावली गींड, तू साले किसी काम का नहीं है, तू साले एक्सपेंडेबल है, वहाँ तुझे मरना चाहिए था, ना कि उस फर्टाइल लड़की को जो बच्चे पैदा करने में सक्षम थी। देखने में ऐसा लगता है कि वो एलियन हमारा मांस खाना चाहते हैं, वो घिनौने हैं, इसीलिए तू उनमें से एक को पकड़कर हमारे पास लेकर आ, ताकि हम उन पर प्रयोग कर सके। साथ ही मैं तेरा राशन जो कि पहले से आधा है उसे और आधा करता हूँ और तेरी शिफ्ट को डबल करता हूँ। आगे मुझे भूखा प्यासा बर्फीले रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है, जहाँ मैं जब अपने दिन का पहला बिस्किट खा रहा था तभी साली नीचे की बर्फ टूट गई और मैं वहीं जाकर गिरा जहाँ मैं मूवी की शुरुआत में पड़ा था। टीमो आया, मेरे मजे लिए और फ्लेम थ्रोअर उठाकर वहाँ से चला गया। फिर एंट्री मारी उन नरभक्षी एलियनों ने, जिनमें से एक था बहुत बड़ा, इतना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो बर्फ टूटने की वजह से फिसलकर मेरे ऊपर आ गिरा। मुझे लग रहा था कि लो मैं 17वीं बार भी मर गया, लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ, बस मेरी हालत पतली थी और वो बड़ा वाला एलियन मुझे अपनी पूंछ से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार इन गधों ने मुझे अभी तक क्यों नहीं खाया, क्या मैं इन्हें स्वादिष्ट नहीं लगा, क्या ये बड़ा एलियन मुझे अपने बच्चों के लिए बचा कर ले जा रहा है। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, वो मुझे धीरे धीरे घसीटते हुए गुफा के बाहर ले गए और ऐसे फेंक दिया जैसे मुंह में मच्छर घुसने पर थूक दिया जाता है। मैं खड़ा हुआ और बोला, अबे सालो, क्या तुम्हें मेरा मांस अच्छा नहीं लगा? मैं दिन में 15 किलो हरी सब्जियां खाता हूँ। जिस पर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा, बस करके वहां से चले गए। सालों ने मुझे यहाँ बाहर ठंड में अकेला छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। अब मैं भला जाऊं तो जाऊं कहाँ? फिर तभी मुझे एक बड़ा सा ट्रक दिखा, जो एक बड़े से काले पत्थर को अपने साथ शिप की ओर ले जा रहा था। मैं जैसे तैसे करके दौड़कर उसके पीछे लटक गया और आखिरकार शिप तक पहुंच गया। इसके बाद कपड़े बदलकर जैसे ही मैं अपने क्वार्टर में गया और धड़ाम से अपने बिस्तर पर लौटा, बगल से साला मिकी 18 उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर मेरी फटकर 464 फुट बाहर आ गई। जिसका मतलब ये था कि टीमों ने वापस आकर सबको ये बता दिया था कि मैं मर गया और इन बावली गींडों ने मेरा एक और प्रिंट आउट निकाल लिया, जो कि बहुत गलत बात थी, क्योंकि हम दोनों को अगर एक साथ देख लिया जाता तो हम दोनों को ही निपटा दिया जाता, हमारी मेमोरी भी डिलीट कर दी जाती, जिसके चलते मिक्की 18 मुझे मारने को उतावला हो गया। अब सवाल ये था कि अगर हम दोनों को जिंदा देख लिया जाता तो डिलीट क्यों कर दिया जाता? तो बात घूम फिर कर चली जाती है धरती पर, जब उस कॉपी पेस्ट वाली मशीन को इन 3 गधों ने इजाद किया था। इनमें से एक था ये भयंकर किस्म का सनकी आदमी, जिसने अपने आप को ही 10-12 बार प्रिंट कर लिया। अब उसे थी गरीबों से भयंकर वाली नफरत, इसीलिए उसका एक वर्जन सड़कों पर जाकर गरीबों को पेल रहा था, उन्हें यमराज के दर्शन करवा रहा था, कोई दूसरा बैंक में चोरी कर रहा था तो कोई लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, जिसके चलते उस पर वारंट जारी कर दिया गया। पुलिस वाले उसके घर में घुसे, जहाँ कोई झाड़ू पोछा लगा रहा था तो कोई लैट्रिन साफ कर रहा था तो कोई आराम से मजे की जिंदगी जी रहा था। पुलिस वाले सभी को धर लेते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं, जिसमें सब साला अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं वो नहीं था, मैं वो नहीं था। अब उन्हें जेल में डालना भी तो सरकार के लिए एक बड़ी सरदर्दी थी। सभी को एक के हिस्से का आधा आधा खाना दिया जाए या सबको फुल मील दी जाए, जिसके चलते एक रूल पारित किया गया, जिसमें एक शरीर में सिर्फ एक ही आत्मा का वास हो सकता था। बोले तो मल्टीपल्स बनाने वाली उस मशीन को धरती पर बैन कर दिया गया। अब जैसे कि हर टेक्नोलॉजी सिर्फ अभिशाप नहीं होती, वो भी नहीं थी। दादा अहंकारी जो कॉलोनी एक्सपेडिशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने कमेटी के सामने एक प्रस्ताव रखा और डिमांड की कि हम उस मशीन को सिर्फ दूसरे ग्रह पर इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंडेबल के लिए, और जो भी वहां पर खतरे या बीमारियां होंगी बिना किसी की जान जाए हम उनसे निपट सकते हैं। अब ये प्रस्ताव काफी अच्छा था, पर इसमें भी एक रूल बनाया गया कि अगर कभी भी एक ही इंसान के मल्टीपल्स बनाए गए तो उन मल्टीपल्स के साथ साथ ओरिजिनल वाले एक्सपेंडेबल को भी मार दिया जाएगा, साथ ही उसकी मेमोरी को भी डिलीट कर दिया जाएगा। यही कारण था कि मिकी 18 मुझे मारने को तुला था, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ देख लिया जाता तो दोनों को ही निपटा दिया जाता।
अब वो मुझे ट्रैश बीन में धकेलने ही वाला था कि तभी मैंने उसे एक ऑफर दिया कि मैं अपना राशन जो कि पहले से ही आधा है उसे तेरे साथ आधा बांट लूंगा, काम भी हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन वो मेरी कहाँ सुनने वाला था, उसे मेरा आधा राशन भी पूरा ही चाहिए था, इसीलिए वो मुझे फिर से धकेलने में लग गया। जो वो करने में कामयाब हो भी जाता अगर वहाँ कुछ लोग नहीं आते, जिनके आने से मैं वहीं कहीं कोने में छिप गया और देखने लगा कि काली रसमलाई भी वहीं है, जिसके काले बंटों पर जब मिकी 18 ने हाथ घुमाया तो मेरा पिछवाड़ा सुलग गया। वो साला रास्ते में चलते चलते भी उसके मजे ले रहा था और मैं किसी लल्लू की तरह बस पीछे पीछे जा रहा था और उन्हें देखते हुए अपनी मोमबत्ती की तरह जला रहा था। लेकिन तभी रास्ते में दादा अहंकारी के टट्टू आ धमके और मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब देते हुए बोले, आज तेरा डिनर है दादा अहंकारी के साथ, जहाँ तू पहली बार जी भर के खाना खाएगा, ऐसा वैसा नहीं, बहुत महंगा वाला खाएगा। जिस बात की मुझे खुशी होनी चाहिए थी, पर वो बंदा कैसे खुश हो सकता है जिसकी महबूबा दूसरों की बाहों में। बस समझ जाओ, मेरी जुबान गंदी मत करवाओ। खैर मेरी रसमलाई मेरे हाथ से चली गई थी, पर डिनर तो मेरे हाथ में ही था, इसीलिए मैंने गधों की तरह ठूस ठूस कर खाया। पर साला जब मेरी हालत खराब हुई तब पता चला कि ये जो खाना मैंने खाया है वो प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ था और मुझे इसलिए खिलाया गया ताकि एक्सपेरिमेंट किया जा सके कि क्या वो इंसानों के लिए ठीक है या नहीं। उसके बाद भड़वे डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे पेन किलर और एंटीडोट वगैरह दिए, पर वो भी साले ट्रायल वर्जन पर थे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे दिए गए। फिर जब दादा अहंकारी को मेरी दर्द से गींद फटती हुई देखी नहीं गई तो उसने मुझे निपटाने के लिए अपनी गन उठा ली कि ये साला तो दोबारा भी प्रिंट हो जाएगा। तभी उसकी भिशंडी वाली वाइफ बोली, अबे फुंतिया तू मेरा कारपेट गंदा कर देगा, इस गंदे कीड़े को बाहर ले जाकर मार। मैंने दर्द से कर्राते हुए कहा कि अरे चीचा चूतिया मैं ठीक हूँ, मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी 150 रुपए की गोली खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि ये काय नाम की गोरी चमड़ी मुझ पर फिदा थी, जो आज यहाँ पर डिनर के लिए भी आई थी। उसे ये सब बुरा लगता है तो वो मुझे उठाकर अपने रूम में ले गई, जहाँ पहले तो उसने मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाई और फिर मुझे अपने गर्मा गर्म तालाब का पानी पिलाने की कोशिश की। पर नहीं, मैं उसका पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि मुझे अगर किसी का गर्म तालाब पसंद है तो वो सिर्फ काली रसमलाई का। इसीलिए मैंने उसे साफ मना कर दिया और वहाँ से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ आ गया, जहाँ अब तक मिकी 18 ने रसमलाई की 18 बार मार ली थी। मुझे लगा था कि वो मुझे देखकर चौंक जाएगी और अफसोस करेगी कि उसने ये क्या पाप कर दिया, पर नहीं, वो तो साली उल्टी खुश हो गई कि अब तो मेरी एक आगे से लेगा और एक पीछे से, जिसमें उसको तो बहुत मजे आने थे, पर साला मेरा तो खून उबाल मार रहा था। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, वो चीज ही ऐसी थी कि उसके गोदाम में सामान रखने से मैं अपने आप को कभी रोक ही नहीं पाया था। इसीलिए हम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा करने में लग गए। तभी वहाँ अचानक से मुझे ढूंढती हुई काय आ पहुंची, जिसने जब मिकी 18 को भी वहाँ देखा तो वो इसकी शिकायत करने के लिए निकल पड़ी। काली रसमलाई ने फटाफट कपड़े पहने और उसके पीछे दौड़ी कि रुक जा बहन रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकती। वो बोली, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तू मुझे मिकी 17 दे दे, 18 तू रख ले। पर काली रसमलाई मुझे किसी के साथ नहीं बांटना चाहती थी। मुझे क्या, वो हम दोनों में से किसी को किसी के साथ नहीं बांटना चाहती थी, इसीलिए वो उसे साफ मना कर देती है, जो बात काय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब इससे पहले कि वो कुछ करती, मिकी 18 दादा अहंकारी को निपटाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि मैंने उसे बताया कि मेरे साथ डिनर पर क्या क्या हुआ था, जिससे वो गुस्से में आ गया। इधर दादा अहंकारी उस बड़े से पत्थर को 2 हिस्से में कटवा देता है, जिसको उस ट्रक में लाया गया था जिस पर लटक कर मैं वापस शिप तक पहुंचा था। भड़वा बोल रहा था कि इस चमकदार पत्थर पर मेरा और आप सभी लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने मेरी पीली पीली प्लेनेट पर संघर्ष किया और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया। जिसकी इस बवासीर पर जब लोग हुर्रे हुर्रे कर रहे थे, तभी उस पत्थर में से वही एलियन कीड़ा निकला जिसको मुझे पकड़ने के लिए भेजा गया था। उस अजीब से जीव को देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है, लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर दादा अहंकारी दरवाजे बंद करवा देता है और उसके चमचे उस एलियन जीव को पकड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं, जिनमें से मैं भी एक था। अब मैं उन एलियनों को अच्छे से जानता था कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए मैंने जैसे तैसे करके उसे पकड़वाकर एक बोरे में डलवा दिया। तब तक मिकी 18 दादा अहंकारी को पेलने के लिए गोली दाग देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली उस पत्थर में जाकर लगती है, जिस कारण से अंदर छुपा हुआ एक और एलियन का बच्चा बाहर निकल आता है, जिसको पकड़ने का आदेश देने की बजाय दादा अहंकारी उसे गोलियों से छलनी करवा देता है, जिसका दर्द सुनकर दूसरा बच्चा एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिस आवाज को सबसे बड़ा वाला एलियन मीकू माकड़ सुन लेता है और उठ खड़ा होता है। अब दादा अहंकारी को मारने की कोशिश में और मल्टीपल्स वाला रूल तोड़ने के लिए हम तीनों को उठाकर सजा देने के लिए लाया जाता है, जहां मैं काली रसमलाई को बताता हूं कि वो एलियन खतरनाक नहीं है, उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूं। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है कि यार वो देखने में तो बहुत खतरनाक लगते हैं,
हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। लोगों को ये बात जानने की जरूरत है। हमें यहाँ आकर भी वही सब नहीं करना है जो इंसानों ने धरती पर किया। रास्ते में हमने देखा कि वो सबसे बड़ा वाला एलियन जिसका नाम मीकू माकड़ था, वो अपनी पूरी प्रजाति को लेकर शिप की ओर बढ़ रहा है, जो कि खतरनाक बात थी। लेकिन साले इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, जिसमें दादा अहंकारी की अधर्मी पत्नी उस पकड़े गए एलियन के बच्चे की पूंछ काट देती है ताकि वो उससे समोसे में डालकर खाने वाली सॉस बना सके, जिस कारण एलियन का बच्चा दर्द से कर्रा रहा था। उसके दर्द को महसूस करके बाहर सारे एलियन जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। वहां पर दादा अहंकारी आता है जो बहुत गुस्से में था क्योंकि मिक्की 18 ने उसको मारने की कोशिश की थी। ऊपर से उन अनपढ़ जाहिल गवार एलियनों ने शिप को चारों तरफ से जो घेर लिया था। सबसे पहले तो अहंकारी मेरी मेमोरी को डिलीट कर देता है ताकि और मल्टीपल्स ना बनाए जा सके। साथ ही वो उस एलियन बच्चे को भी मारने का फैसला करता है, जिस पर काली रसमलाई कहती है, सर भी हिण के लिंड देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, हम उन जंगली एलियनों से लड़ाई करें, जिसके लिए हमें भारी मात्रा में ताकत की जरूरत होगी, जो ताकत हमें मिलेगी खाना खाने से, और खाना हमारे पास इतना है नहीं। दूसरा रास्ता ये है कि हम अभी भी उन एलियनों के साथ समझौता कर सकते हैं, विवेकपूर्ण उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन दादा अहंकारी तो उन कीड़ों के बारे में कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। कहता है, बे कलसुंडी, क्या होगा जब वो शिप में छेद कर देंगे और तुम्हारी गींड फाड़ देंगे। ये एक युद्ध की घड़ी है और मैं उनका सफाया करके रहूंगा उस जहरीली गोबर गैस से जो मैंने उनको निपटाने के लिए तैयार करवाई है। ये बात सुनकर काली रसमलाई को गुस्सा आ जाता है तो कहती है, बे भीषड़ी के, ये ग्रह उन जीवों का है, उनको तू ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता। हमारे पास सबूत है कि उन्होंने मिक्की 17 को मरने से बचाया था, जो ये दर्शाता है कि वो अच्छे हैं। तभी एक गोरी साइंटिस्ट भी बोल पड़ती है, कहती है, हाँ वो प्रजाति समझदार है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनमें भावनाएं हैं, वो एक दूसरे की परेशानियां समझते हैं। इसीलिए हमें एक बार समझौते पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी मशीन बना रही हूँ जिसके जरिए उनसे बात की जा सकती है। एलियन वो नहीं, एलियन हम हैं, वो यहाँ हमारे आने से पहले से रह रहे हैं। काली रसमलाई कहती है, बावली गींड, तुझे पता है तू आज तक इलेक्शन क्यों नहीं जीता? क्योंकि साले तू कुत्ते की टट्टी है, गधे की गींड है, बुद्धि नाम की तुझमें कोई चीज नहीं है, गींडू है रे तू गींडू। तुझमें जितनी अकल है तू उससे उतना ही तो काम लेगा। लेकिन दादा अहंकारी नहीं रुकता, वो उस बच्चे को आग में धकेलने के लिए एक रस्सी से लटका देता है और उसका दूसरा सिरा रसमलाई के मुंह में दे देता है ताकि वो ज्यादा टिपिर टिपिर ना करे। फिर वो मेरे और मिक्की 18 के शरीर पर बम बांध देता है ताकि हम भागने की कोशिश ना करें, और उन एलियनों की 100 पूंछ काट कर लाने को कहता है ताकि उसकी घटिया पत्नी उनसे अपनी समोसे की चटनी बना सके। कहता है, हम दोनों में से जो भी कोई पहले 100 पूंछ काट कर लाएगा वो जिंदा बच जाएगा। लेकिन जाने से पहले वही गोरी चश्मी साइंटिस्ट मेरे पास दौड़ती हुई आती है और कहती है, ले ये मशीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, पर तेरा काम चल जाएगा, तू उन एलियनों से बात कर सकता है। मुझे पक्का यकीन है अगर तुम में से कोई 100 पूंछ काट कर भी ले आया ना, तो भी दादा अहंकारी तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पूंछ काटने की बजाय हम दोनों बातचीत करने के लिए सीधा बड़े वाले मीकू माकड़ के पास गए, जहां मैंने उससे कहा कि अबे यार गधेड़े, तू यहाँ कर क्या रहा है? तुझे यहाँ से भागकर वापस गुफा में चले जाना चाहिए, क्योंकि दादा अहंकारी गोबर गैस छोड़कर तुम सबको निपटाने की तैयारी कर रहा है। देख, पिछली बार तूने मुझे बचाया था, इसीलिए इस बार मुझे तुम सबको बचाने का मौका दे। अबे भेड़ के लमंडा, अपने काम से काम रख, समझाना। मुझे ये बता, तुमने मेरे बेटे लेगा को क्यों मारा? तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। अगर तुमने मेरे दूसरे बेटे देगा को भी मार दिया तो जानता है क्या होगा? मौत। मौत का तांडव होगा। भीड़ के लिंडो, तुम इंसानों को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि क्रोध में दैत्य, प्रेम में निश्चल हैं हम, शांति में संत और विश्वासघात में अंत हैं हम। तेरे सामने खड़ी तेरी मौत है हम ऐसी ऐसी आवाजें निकालेंगे कि तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, आंखें फट जाएंगी, और दिमाग जो पहले से कचरा है वो कचरे में मिल जाएगा। अच्छा चल भाई, तू ये बता, अगर हम तुझे तेरा देगा वापस दे देते हैं तो क्या शांति हो जाएगी? नहीं बे गिंडू, क्या तू थोड़ा सा गिंड मरा है? तूने मेरा एक मारा, तुम्हारा भी एक मरना चाहिए, तभी पीस कायम होगी। तुम्हें पता चलना चाहिए कि हमारी जिंदगी की भी कीमत है। फिर वो हमें एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं जो कि सच में बहुत भयानक था। आवाजें इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि गींड के पर्दे अभी फट जाएंगे। इसीलिए मैंने फटाफट शिप की तरफ संकेत भेजा कि इन्हें इनका बच्चा वापस दे दो, वरना हम सब तो गए काम से। दादा अहंकारी कहता है, ये साले दोनों फुंतिया
एलियनों से बात कर रहे हैं, जबकि वो बातचीत तो मुझे करनी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है, मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। गैस छोड़ने से पहले मुझे 1-2 फोटो तो उस बड़े वाले कीड़े के साथ खिंचवा लेनी चाहिए, ताकि मेरी बहादुरी के किस्से गाए जा सकें। जिसके चलते वो कैमरा क्रू और एक हथियारबंद गाड़ी को लेकर सीधा हमारी तरफ बढ़ने लगा। उधर तब तक काली रसमलाई कुलाबाती मारकर दादा अहंकारी की अधर्मी पत्नी को अपनी टांगों में दबोच लेती है। कहती है अगर किसी ने भी होशियारी दिखाई तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगी। बदले में वो उस बच्चे को सुरक्षित तरीके से उसकी मां तक पहुंचाने की शर्त रखती है, जिसे मंजूरी मिल जाती है और इस कुतिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इसके और इसके अहंकारी द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से किसी का भला नहीं हो सकता था। काली रसमलाई देगा को लेती है और उसे लौटाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दादा अहंकारी सबसे बड़े वाले मीकू माकड़ को सुलटाने की फिराक में था, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे वैसा होने नहीं देते। वो बहुत सारे झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे दादा अहंकारी समझ नहीं पाता कि बड़ा वाला कौन सा है। इतने में मौका मिलते ही मिकी 18 जैसे तैसे करके दादा अहंकारी के ट्रक पर चढ़ जाता है। दोनों में कुछ देर तक हाथापाई होती है और फिर वो मीकू माकड़ से कहता है, ले देख मैं खून का बदला खून से ले रहा हूँ, और 18 नंबर का बटन दबाकर अपने साथ साथ दादा अहंकारी को भी उड़ा देता है। जो धमाका देखकर अधर्मी पत्नी की कांच फट जाती है। वो इतनी बुरी शक्ल बनाती है कि सहानुभूति होने की बजाय गुस्सा आता है। तब तक रसमलाई देगा को मीकू माकड़ को सौंप देती है, जिसको वो एक अजीब से पदार्थ में लपेट देता है ताकि उसकी चोटें जल्दी ठीक हो सके। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं, जिसमें अब तक इंसानों ने उन एलियनों के साथ रहना बहुत अच्छे से सीख लिया था और वो अच्छे से समझ गए थे कि ये सच में बहुत प्यारे हैं। काली रसमलाई ने विधानसभा के इलेक्शन लड़े और परमानेंट मेंबर बन गई, जिसके चलते वो एक्सपेंडेबल प्रोग्राम को रद्द कर रही थी, जिसमें उस कॉपी पेस्ट वाली मशीन को उड़ाने का सौभाग्य भी मुझे ही दिया जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों के लिए जितना किया था कोई शायद ही कर सकता था। दादा अहंकारी के मरने के बाद अधर्मी पत्नी सदमे में चली गई और उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया, जहाँ उसने अपनी काट ली और यमलोक चली गई। उन सभी लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया जो दादा अहंकारी के पक्के समर्थक थे, जो उस गलत चीज में उसके साथ खड़े थे। एक दिन मैंने मीकू माकड़ से पूछा, अरे भाई ये बता, जो तूने कहा था कि तुम्हारे चिल्लाने से हमारी आंखें फट जाएंगी, गींड फट जाएगी, सब फट जाएगा, क्या वो बात सच थी? अबे क्या सिर्फ तुम इंसानों को ही चूतिया बनाना आता है? हमने भी PhD की डिग्री ली है, वैसा कुछ नहीं होना था। डर मत, मजे ले जिंदगी के। धन्यवाद।